नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका धरोहर कार्यक्रम में। दोस्तों, धरोहर के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हरिशंकर परसाई का बहुत ही प्यारा व्यंग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों की वापसी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं व्यंग पढ़ना शुरू करूं, एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि हमारी प्रस्तुति आप तक पहुंचती रहे। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का यह व्यंग, प्रेमियों की वापसी। नदी के किनारे बैठकर दोनों ने अंतिम चिट्ठी लिखी। यह दुनिया क्रूर है, प्रेमियों को मिलने नहीं देती। हम इसे छोड़कर उस लोक जा रहे हैं जहां प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। प्रेमेंद्र ने कहा, यह दुनिया बहुत बुरी है न रंजना? रंजना ने समर्थन किया, हाँ, बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लग जाती रंजना? क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेमी जरा देर कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कहा, हम अनंत काल तक उस लोक में सुख भोगेंगे। प्रेमिका बोली, इसका भी क्या ठीक है, वहाँ मेरे चाचा चाची पहले से ही हैं। तुम्हारे चाचा भी वहाँ पहुँच गए हैं। वे लोग क्या हमें शादी करने देंगे? प्रेमी ने समझाया, वहाँ कोई बंधन नहीं है, भगवान खुद कन्यादान करेंगे। बुजुर्गों के बाप भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो चिट्ठी पर दस्तखत करो। रंजना ने कहा, नहीं, पहले तुम। प्रेमेंद्र बोला, नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। रंजना ने कहा, पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। इस बात से सुसंस्कृत पुरुष खुश हो गया और उसने दस्तखत कर दिए। नीचे पुरुष की अनुगामिनी ने दस्तखत कर दिए। पानी में कूदते वक्त भी विवाद हुआ। नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं, तुम पहले। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। सुसंस्कृत पुरुष को इस बार खुशी नहीं हुई। उसने संदेह से पुरुष की अनुगामिनी की तरफ देखा। उसने भी पलटकर संदेह से सुसंस्कृत पुरुष की ओर देखा। दोनों एक साथ साड़ी में बंधे और कूद पड़े। जारजेट सार्थक हुई। रास्ते में रंजना ने प्रेमेंद्र से कहा, तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून काटते हो, बड़ी गंदी आदत है। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम भी तो भैंस की तरह मुंह फाड़ कर जमाई ले रही हो, मुंह पर हाथ क्यों नहीं रखती, बड़ी गंवार हो। रंजना ने विषय बदलना उचित समझा। बोली, उधर घर के लोग अपने लिए बहुत रो रहे होंगे। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो खुश होंगे, सोचते होंगे बला टली, दहेज बचा, तुम्हारी 4 बहनें और बैठी हैं ना। रंजना ने तैश में कहा, और तुम्हारा बाप क्यों रो रहा होगा? मैं जानती हूँ वह तुमसे कितनी नफरत करता है। अब प्रेमेंद्र को विषय बदलना उचित मालूम हुआ। उसने कहा, छोड़ो इन बातों को, इधर घर बसाने की सोचो। रंजना ने कहा, बड़ी गलती हो गई। मैंने कॉलेज में हमेशा पाक शास्त्र का पीरियड गोल किया। सीख लेती तो तुम्हें बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती। फिर उसे कुछ याद आया। बोली, पर कोई बात नहीं, हमारी पाक शास्त्र के प्रोफेसर मिस सूद पिछले महीने ही वहाँ पहुँची हैं। तुम उन्हें जानते हो ना? पाक शास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर खाना बहुत ख़राब बनाती हैं। उन्हें प्रिंसिपल साहिबा के भाई से गर्व रह गया था, उन्होंने जहर खा लिया। बेचारी ने करेक्टर रोल अच्छा लिखवाने के लिए वैसा किया था। वे उस लोग पहुँच चुके थे। शाम को पार्क में घूम रहे थे कि एक बेंच पर पहचाने से स्त्री पुरुष बैठे दिखे। पुरुष नारी का हाथ पकड़े था और नारी पुरुष के कंधे पर सिर रखे थी। प्रेमेंद्र ने ठिठक कर कहा, अरे ये तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर सक्सेना साहब हैं। रंजना ने कहा, और वह मेरी हेडमास्टरनी मिसेस शर्मा है। प्रेमेंद्र ने कहा, सक्सेना साहब तो बड़े सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे। हमने उन्हें कभी मुस्कुराते भी नहीं देखा। हम लोगों को आश्चर्य होता था कि जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता उसके बच्चे कैसे हो जाते हैं। वे मुड़ने लगे। तभी हेडमास्टर ने पुकारा, शर्माओ मत बच्चों, इधर आओ। वे उनके पास चले गए। मिसेस शर्मा ने अपनी विद्यार्थिनी को पहचान लिया। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत होती रही। फिर वे अपने अपने विद्यार्थी से पार्क में घूमते हुए बातें करने लगे। हेडमास्टर ने कहा, प्रेमेंद्र, तुम परेशान हो रहे हो कि मुझ जैसा कठोर, संयमी और सदाचारी आदमी मिसेस शर्मा से
प्रेम कैसे करने लगा? बात ऐसी हुई कि 2 साल पहले एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में हम दोनों मैट्रिक की परीक्षा के नंबरों का टोटल कर रहे थे, तभी हमारा टोटल हो गया। 3 महीने पहले मिसेस शर्मा की निमोनिया से मौत हो गई और 1 हफ्ता पहले मैं भी हार्ट फेल से यहाँ आ गया। मैंने इससे कह दिया है कि मैंने तुम्हारे विरह में आत्महत्या कर ली। तुम उसे बता मत देना कि मैं हार्ट फेल होने से मरा। उधर मिसेस शर्मा ने रंजना से कहा, मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी। वो बड़ा कठोर और सदाचारी बनता था, राष्ट्रपति से तमगा ले आया था, पर जब मैंने इसे तोड़ा तो तमगा बेचकर मेरे चक्कर लगाने लगा। झूठ बोलना इसने यहाँ भी नहीं छोड़ा, मरा हार्ट फेल होने से, और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आत्महत्या कर ली। देख, तुझे जो करना हो जल्दी कर लेना, पुरुष का कोई भरोसा नहीं। यह हेडमास्टर चोरी चोरी अपनी साली की तलाश करता रहता है। उधर हेडमास्टर ने प्रेमेंद्र से कहा, इस लड़की का कोई पूर्व प्रेमी तो यहाँ नहीं है, जरा सावधान रहना, कुछ भरोसा नहीं। यह हेडमास्टरनी चुपके चुपके अपने स्कूल के संगीत मास्टर का पता लगाती रहती है। वे अपने गुरुओं से दीक्षा लेकर आगे बढ़े तो देखा प्रेमेंद्र के चाचा अपने साहब की बीवी के हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। उसे झटका लगा। चाचा के बारे में वह ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाचा ने उसे देख लिया, बोले, शर्माओ मत, यहाँ हम सब मुक्त हैं। मेम साहब से हमारा उधर से ही चल रहा था। प्रेमेंद्र ने कहा, मगर चाचा, आप तो कहा करते थे मेम साहब बड़ी फ्रॉड उल्टा औरत है। चाचा ने कहा, सो तो हम उसकी तारीफ में कहते थे। अरे, पतिव्रता होती तो हमारे किस काम आती? फ्लर्ट है तभी तो हमें फ़ायदा पहुंचाती रही। अब प्रेमेंद्र को विश्वास हो गया कि जिनसे डरते थे वे सब नियम बंधन वहाँ नहीं है। वह रंजना से शादी करने के लिए कहता और वह टालती जाती। एक दिन उसने कहा, मैं सब जान गया हूँ, तुम छिपकर उस विनोद से मिलती हो, वह जो कार दुर्घटना में मर गया था। वह हेडमास्टरनी तुम्हें उससे मिलवाती है। तुम भूल गई यह वही विनोद है जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को सस्पेंड करवाया था। रंजना ने कहा, तुम्हें भ्रम है, मैं उससे नहीं मिलती। तुम उससे प्रेम मत करने लगना। मैं भला उस बदमाश से प्रेम करूंगी? तुम उससे प्रेम करने लगी हो, मुझे विश्वास हो गया है। आखिर क्यों तुम ऐसा सोचते हो? कैसे कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती हूँ? इसलिए कि तुमने उसे बदमाश कहा। प्रेम न करती तो उसे बदमाश नहीं कहती। रंजना ने छिपाना जरूरी नहीं समझा। उससे बतला दिया कि मैं विनोद से विवाह करने वाली हूँ। प्रेमेंद्र ने रोना चाहा, पर उस लोक में आंसू नहीं निकलते। उसने उसे भला बुरा कहा और आत्महत्या की धमकी देकर चला गया, पर आत्महत्या वह कर नहीं सका। उसने अब फांसी लगाने की कोशिश की, गर्दन कसी ही नहीं। रेल के नीचे लेट गया, पर पूरी गाड़ी निकल गई और उसे चोट तक नहीं आई। वह नदी में कूद गया, पर उतराता रहा। एक दिन वह इमारत की 5वीं मंजिल से कूद पड़ा। नीचे सड़क पर एक पुलिस वाले के ऊपर गिरा। पुलिस वाले ने हंसकर कहा, क्यों बच्चों का खेल खेलते हो? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं 5वीं मंजिल से कूदा हूँ और तुम इसे बच्चों का खेल कहते हो? उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम यहाँ 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो, पर तुम आखिर कूदे क्यों? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, पर आत्महत्या तो यहाँ हो ही नहीं सकती। हो जाए तो जीव यहाँ से कहाँ जाए? तुम्हारे उधर के कवि तक यह जानते हैं। किसी ने कहा है ना, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। प्रेमेंद्र ने कहा, तो हत्या तो हो सकती होगी। मैं उस हेडमास्टरनी की हत्या करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं हैं, तभी तो हत्या के लिए पुलिस से सलाह मांगते हो। देखो, हत्या भी नहीं हो सकती। वही समस्या है कि जीव कहाँ जाए। बात क्या है, कुछ प्रेम वगैरह का मामला है क्या? प्रेमेंद्र ने कहा, हाँ, वह मुझे धोखा दे गई। पुलिस वाले ने कहा, तो तुम प्रेम और विवाह के संचालक से मिलो, वे मामला सुलझाएंगे। प्रेमेंद्र संचालक के दफ्तर गया। उन्होंने उसे सिर से पांव तक देखा और खूब मुस्कान लाकर पूछा, यस यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रेमेंद्र ने कहा, साहब, भारत से आए मालूम होते हैं। साहब ने पूछा, तुमने कैसे जाना? प्रेमेंद्र ने कहा, ऐसे कि आप यहाँ भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। यह ऊंचे दर्जे के भारतीय का लक्षण है।
साहब ने कहा, तुम ठीक कहते हो, अंग्रेजी के लिए ही मैंने वह गिरा हुआ देश छोड़ दिया। मैं ICS था, दिल्ली में एक विभाग सेक्रेटरी था। 26 जनवरी 1965 को जब हिंदी उस देश के शासन की भाषा हो गई तो 27 को मैं हवाई जहाज़ से लंदन पहुंचा और टेम्स नदी में कूद पड़ा। प्रेमेंद्र ने कहा, सर आप इतनी दूर क्यों गए? वहाँ दिल्ली में यमुना में कूद कर मर सकते थे। साहब ने कहा, नॉनसेंस, कैसी बात करते हो? यमुना में कूदता तो हर मैजेस्टी इंग्लैंड की रानी मेरे बारे में क्या सोचती? प्रेमेंद्र ने उन्हें अपनी समस्या बताई। संचालक ने कहा, यह पॉलिसी का मामला है, ऊपर से तय होगा। पॉलिसी तय करा लो तो अमल में जैसा कहोगे वैसा ही घुमा दूंगा। ठीक उस पॉलिसी से उल्टा उसी पॉलिसी के अंतर्गत कर सकता हूँ। मुझे दिल्ली में इसका अभ्यास हो चुका है। मैं तुम्हारे केस को विधाता के पास भेज देता हूँ, तुम उनसे कल मिल लो। दूसरे दिन प्रेमेंद्र विधाता के सामने हाजिर हुआ। रंजना भी बुला ली गई थी। विधाता ने कहा, तुम्हारा मामला हमने देख लिया, तुम क्या चाहते हो? प्रेमेंद्र ने कहा, अगर आप सीरियसली लें तो मैं आपको प्रभु कहूँ। प्रभु, आप रंजना को मुझसे प्रेम करने का हुक्म दें और बज्जात हेडमास्टरनी को डिसमिस कर दें। विधाता ने कहा, जहाँ तक प्रेम का संबंध है, हमारे हाथ संविधान से बंधे हैं। प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है। वह हेडमास्टरनी भी हमारी नौकरी में नहीं है। हम दूसरा पक्ष सुनकर समझौता कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। देवी रंजना, तुम्हें इस संबंध में क्या करना है? रंजना ने निवेदन किया, प्रभु, हमारी दुनिया में हमें स्वतंत्रता नहीं है, इससे जो हमारे संपर्क में आ जाता है उसी से हमें प्रेम करना पड़ता है। यह प्रेमेंद्र हमारे घर बचपन से आता रहा है। पिताजी से पान सिगरेट मंगवाते थे। मेरे माता पिता इतने सख्त हैं कि न मुझे अकेली कहीं जाने देते थे, न किसी आदमी को घर आने देते थे। मैं प्रेमेंद्र के सिवा किसी दूसरे पुरुष को जानती भी नहीं थी। इसी मजबूरी में जो हमारा संबंध हुआ उसे हम प्रेम कहने लगे। मेरा वश चलता तो विनोद से प्रेम करती, मुझे बहुत पसंद था, पर उसके पिता ने हमारे बाबूजी को सस्पेंड करवा दिया था, इसलिए उसका हमारे यहाँ आना जाना नहीं होता था। पर यहाँ स्वतंत्रता है, मैं अपनी इच्छा से प्रेम कर सकती हूँ, इसलिए विनोद से प्रेम करती हूँ। परतंत्रता में जो हो गया वह स्वतंत्रता में नियामक नहीं हो सकता। विधाता ने प्रेमेंद्र से कहा, सुना तुमने, तुम क्या कहते हो? प्रेमेंद्र ने दुखी प्रेमी के आधिकारिक रोष से कहा, यही कहना है कि हमें ऐसी जगह नहीं रहना, हमें वापस हमारे संसार में भेज दिया जाए। इधर का भरोसा झूठा निकला। विधाता ने कहा, तुम वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ भागते फिरोगे या कुछ करोगे भी। तब तक सचिव ने रिकॉर्ड देखकर बताया, प्रभु, इस लड़की की माता का कोटा खत्म हो गया है। 5 लड़कियाँ देनी थी सो दे चुके। अब यह उसी परिवार में जन्म नहीं ले सकती। लड़के के बाप का अलबत्ता एक बेटा बकाया है। प्रेमेंद्र ने गुस्सा से कहा, अजीब धांधली है, यहाँ भी अपने बाप हम नहीं चुन सकते। एक लड़की किसी को दे देने में क्या लड़कियों का स्टॉक यहाँ ख़त्म हो जाएगा? विधाता ने उसे नाराज़गी से देखा। बोले, तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है प्रेमी महोदय, तुम इतनी जल्दी दुनिया क्यों छोड़ाए? किसी दुर्घटना में मारे गए थे क्या? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं प्रेम के कारण आत्महत्या करके आया हूँ। हम दोनों एक साथ नदी में कूद पड़े। वहाँ की दुनिया वाले हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे। विधाता ने कहा, मगर तुम बात तो ऐसे तैश में करते हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो। दुनिया में कोई और काम करने को नहीं बचे थे जो यहाँ चले आए? वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विधाता ने रंजना से कहा, देवी जी, आपका नया प्रेमी जब सुनेगा कि आप इनके प्रेम में आत्महत्या करके आई हो तो वह भी आपको छोड़ देगा। यहाँ सुंदरियों की कमी नहीं है। रंजना ने कहा, साहब, यह जगह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ कुछ निश्चित नहीं है। आप तो हम लोगों को वापस हमारी दुनिया में भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए। इधर की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो सकती। कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं होता। विधाता ने कहा, पर अब एक कठिनाई है। जो प्रेम में आत्महत्या करके आते हैं उन्हें फिर मनुष्य बनाने का नियम नहीं है। जिस कारण से उन्हें जीना चाहिए उस कारण से वे मर जाते हैं। उनमें मनुष्य के रूप में प्रेम करने का साहस और विवेक की कमी होती है। तुम्हारे लिए भी यह अच्छा नहीं है कि तुम फिर मनुष्य बनो। एक बार बनकर
और प्रेम करके तुमने देख लिया, तुमसे बना नहीं, तुम में हिम्मत ही नहीं प्रेम को निभाने की। तुम दोबारा इस झंझट में मत पड़ो, कोई और जीवधारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने को बाध्य नहीं है। बोलो, कोई जानवर बनना चाहते हो? प्रेमेंद्र ने रंजना से कहा, बता क्या बनेगी? उसने प्रेमेंद्र से कहा, तुम ही बताओ पहले। प्रेमेंद्र ने कहा, नहीं, पहले तुम, मैं सुसंस्कृत आदमी हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। रंजना ने कहा, नहीं, तुम पहले बताओ, मैं स्त्री हूँ,